Welcome to Ashant Academy. My name is Aditya and you are watching videos on famous book by P.S. Verma and V.K. Agrawal for Biology Class 9th. This book has been published by Ashant Publishing and the same is bringing you these videos for well-orchestrated and connected study of these books. आपके लिए ये वीडियोस Ashant Publishing लेकर आए हैं और इसलिए ताकि आप इन किताबों को बहुत अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट मैनर में समझ सकें. So we are discussing the same book and in this video we are at chapter number 5 about natural resources. इससे पहले भी हम पिछले वीडियोस में चैप्टर 5 के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. So it is not the first part. We are somewhere in between this chapter. हमने अब तक एयर पॉल्यूशन और एटमॉस्फेयर के बारे में बात की थी. इस वीडियो में हम चैप्टर 5 में ही अब इसके बाद वाटर के बारे में बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोस्फीयर. जो वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, कहाँ पानी मिलता है और उससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, हाउ वाटर इज गेटिंग डैमेज, व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. हम यहीं से अपनी शुरुआत करते हैं. सो इफ यू लुक हियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, अगर पहले पैराग्राफ में हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि water as a natural resource is present in plenty of amount in various forms. कई तरह की फॉर्म्स में, कई तरह की वाटर बॉडीज के फॉर्म में ये हमारी चारों तरफ होता है. कलेक्टिवली उन सब चीज़ों को जहाँ पर पानी है अर्थ पर, इंक्लूडिंग ओशंस, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, पूल्स, इवन पोलर आइस कैप्स, all these things are collectively called as हाइड्रोस्फीयर. इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. और हाइड्रोस्फीयर का जो वाटर है एक inexhaustible natural resource है. Unless until there is a natural calamity, we will have this water as long as Earth exists, and this water is liquid above 0 degrees Celsius and below 100 degrees Celsius, because below 0 it becomes ice, solid, and above 100 it becomes vapor and it is gaseous in nature. So 71% of the Earth is covered by oceans. 71% जो है अर्थ का टोटल सरफेस वो ओशन से कवर्ड है. दैट मीन्स रफली अराउंड 2/3 और इवन मोर. सो वी हैव इन दैट 70% ऑफ अर्थ, 71% ऑफ द अर्थ दैट इज कवर्ड बाय ओशंस, उनमें करीब करीब 97.5% वाटर है. यानी कि जो जितना वाटर अर्थ पर प्रेजेंट है उसमें से 97% जो है that is in oceans, and remaining 2.5%, केवल 2.5% वाटर जो है वो लैंड पर in the form of rivers, in the form of ponds or as lakes, that is fine. तो अगर हम पीने के पानी की बात करें, so majority of the water that we drink does not come from oceans, but it comes from fresh water sources which do not have salt in it, and that is often called as fresh water or sweet water. So that is approximately 2.5% of the total water, and a major part उस 2.5% का भी अगर हम डिवाइड करें तो उसका एक मेजर पार्ट, सारे पानी का 1.9% जो है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में है. यानी कि बहुत ही कम पार्ट, लेस देन 0.5% पार्ट इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, which we call fresh water. नदियों, झरनों और तालाब में जो टोटल पानी है दुनिया का वो केवल 0.5% है. बाकी जो फ्रेश वाटर है that is frozen in the form of ice caps, it is roughly around 1.9%, and remaining entire water is salty or saline and it is present in oceans. So more than 90% of this fresh water is found underground. ये जो 0.5% वाटर है इसका भी 90% हिस्सा जो है, 90% यानी कि मेजर वाटर जो है अंडरग्राउंड है. इसलिए अंडरग्राउंड वाटर जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स. वाटर इज नॉट एग्जॉस्टेबल, बट अंडरग्राउंड वाटर और पैलेटेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर, दैट इज एग्जॉस्टेबल रिसोर्स. क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस अंडरग्राउंड वाटर विल बी फिनिश्ड and therefore we will not be able to obtain it for drinking purpose. इसलिए उसको कंजर्व करना जरूरी है. इसलिए वाटर को कम खर्च करना, वाइजली खर्च करना जरूरी है. इसलिए नहीं कि हमारे पास पानी खत्म हो जाएगा, बट इसलिए कि ड्रिंकिंग वाटर इज एग्जॉस्टेबल.
So apart from that, some water is also present attached to the soil. Some water is present in atmosphere in the form of vapors all the time. So this is how water is divided in different fractions all across the globe. Terrestrial life forms cannot consume sea water. हम लोग sea water consume नहीं कर सकते हैं because we cannot tolerate the amount of salt which is present in it. इसमें जितना salt present होता है, that is enough to kill an individual. If somebody by accident takes even one glass of sea water, अगर एक glass पानी पी ले हम sea water का, we'll be dead in next 2 hours. So water is one of the most usable natural compound found on earth, and it is one of the most important. Water exists in solid, liquid and gaseous form. पानी जो है सबसे important और सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला कंपाउंड है अर्थ पर, और ये 3 फॉर्म्स में मिल सकता है. सॉलिड भी स्नो के फॉर्म में, लिक्विड जो कि वाटर का फॉर्म है, और गैस जब बादल देखते हो आप तो बादलों के अंदर वेपर्स होते हैं, दैट इज गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर. लाइफ की अगर हम बात करें, अर्थ पर ओरिजिन की बात करें लाइफ के, तो वो भी वाटर से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स आर नोन टू बी ओरिजिनेटेड इन वाटर. और आज भी हम जानते हैं कि वाटर में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ऑर्गेनिजम्स की, बहुत बड़ा नंबर है ऑर्गेनिजम्स का जो वाटर में एग्जिस्ट करते हैं. बाद में चलकर कई मिलियन ईयर्स के बाद ये पॉसिबल हुआ था कि लाइफ देन ट्रांजिटेड फ्रॉम वाटर टू लैंड. बेसिकली यू नो अबाउट एम्फीबियंस which have ability to live both in water and land. So amphibians were the first organism which made that transit from water to land, and today we have life flourishing both in water as well as land. दोनों जगह life survive कर रही है. So water is correctly said as elixir of life. उसको अमृत कह सकते हैं. जिंदगी के उसके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पानी के बिना लाइफ फॉर्म पॉसिबल नहीं है. वही सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं वाटर के बारे में. Then water is also key agent in the soil formation and serves as living medium for several different ecosystems. We are 70% water. हमारे अंदर भी 70% water होता है, और वो ecosystem का एक important component होता है. Humans use water for drinking. हम पानी को न केवल ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, but also use for washing utensils, clothes, sewage disposal, irrigation, and several other purposes like washing your clothes, taking bath, and lot of other things. तो वाटर हमारे लिए डे टू डे लाइफ में इंडिस्पेंसिबल है. उसके बहुत सारे यूजेस हैं, एंड देर आर प्लेंटी ऑफ रिएक्शंस विच टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी. फॉर एग्जांपल, जब हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होने के बाद उससे हमें एनर्जी मिल रही है. सो ऑल काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस इनसाइड सेल, they are actually happening in aqueous medium. Water as a medium is present in all living organisms. That's why it is very, very important for every individual. Then if you look at few more pages, you will find that there are a couple of activities. कुछ activities यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि आप अपने आसपास समर और रेनी सीजन में कितने प्लांट्स हैं, किस तरह के प्लांट्स हैं, उनकी वैरायटीज स्टडी कर सकते हो. तो आप देखेंगे कि जब रेनी सीजन आता है तो प्लांट की वैरायटीज, प्लांट के जो टाइप्स हैं वो बढ़ जाते हैं. दैट इज़ वन एक्टिविटी. देन देयर इज़ अनदर एक्टिविटी टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी अवेलेबल वाटर एंड द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द एरिया. अगर आप डेजर्ट में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे पानी नहीं होता है, वहाँ बहुत कम पानी होता है, तो वहाँ पर आप प्लांट और एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं वो कम मिलेंगी. जबकि वही अगर केरला चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, जहाँ पर रेन फॉरेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ आपको बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी. सो वन कैन से दैट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. पानी की अवेलेबिलिटी से सीधे सीधे वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं. अब हम वाटर के अलग अलग टाइप्स की अगर बात करें तो वाटर में एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है जो फ्रेश वाटर है, उसकी हमने बात करी. सो वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द फ्रेश वाटर इज ग्राउंड वाटर. ज़मीन के अंदर जो वाटर होता है. सो यूजुअली व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द रेन्स, जब बादल से बारिश होती है तो उसके बाद ये पानी रिवर्स में, पॉन्ड्स में, इन सब में इकट्ठा होता है और सॉइल की मदद से वो अंदर तक चला जाता है. It permeates deep into the soil, and the reservoir of water deep under the soil is called as groundwater. उसी को हम क्या कहते हैं? Ground water कहते हैं. So during the runoff, this water reaches into rivers and some goes into evaporation. कुछ जो है नीचे चला जाता है. So this groundwater is very, very useful. It is generally, आप हैंड पंप्स लगा के इस पानी को बाहर निकाल सकते हैं.
ट्यूबवेल्स लगा के इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर वेरियस अदर पर्पजेस इन डे टू डे लाइफ. बट essentially this is the underground water that is responsible for growth of plants and trees. जो हमारे चारों तरफ प्लांट और ट्रीज ग्रो होते हैं उनको पानी बेसिकली कहाँ से मिलता है? Their root absorb this water from ground. So it is important to hold some amount of water by the soil, and quality of soil or category of soil is also important in that aspect. Different soils have different kind of holding capacity for this water. So groundwater is having various purposes, and a substantial portion of groundwater is also held by soil which is taken up by plants. वो जो soil में पानी होता है वो एक्चुअली कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर. इनके अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं. क्यों ऐसे टर्म्स दिए गए हैं? बिकॉज व्हेन वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, अगर हम सॉइल की बात करें, so let us say these are large soil particles, and so let us say we have these water droplets. Now these water droplets in the soil can be attached in different manner. अलग अलग तरह से attached हो सकती हैं. Some of them might be chemically combined with the soil. Some of them might be present in interstitial spaces, and some of them might be attached to the roots which are innervating the soil. So water that is available for the plants, जो पानी plants में सीधे सीधे absorb हो सकता है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर सकता है बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस, दैट इज कंसिडर्ड टू बी कैपिलरी वाटर. कुछ जो पानी का फॉर्म है जो सॉइल के चारों तरफ एक थिन फिल्म के फॉर्म में अटैच हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर. सो वाटर इनसाइड द सॉइल मे बी प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स व्हिच हैव बीन रिप्रेजेंटेड हियर, एंड नॉट एवरी फॉर्म इज अवेलेबल रेडिली फॉर प्लांट्स. बट यस, एज इट सीप्स मोर डाउन इनटू द रॉकी सबस्ट्रेटम, धीरे धीरे सीप होते होते जब ये नीचे एक रॉकी बेस तक पहुंच जाता है तो रॉकी बेस पर ये पानी फिर इकट्ठा होने लगता है, एंड दैट बेस यूजुअली फॉर्म्स समथिंग कॉल्ड एज वाटर टेबल. वो वाटर टेबल बनाता है. सो वाटर टेबल तक जनरली हमको क्या करना होता है? बोरिंग करना होता है जिससे हम पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकें. सो इट इज स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट एंड लार्ज सैचुरेशन in those areas. That is what have been defined here. Now coming to the next important thing which is talked much nowadays, आजकल इसके बारे में बहुत बात की जाती है, and that is called as rain water harvesting. So you will find in several buildings, कभी कभी आप कुछ buildings में जाएंगे, you can see the setup here in the background, that they have a unique system of preserving and storing the rain water. जब बारिश होती है तो वो पानी जनरली बह के चला जाता है, रिवर्स में चला जाएगा, रिवर्स से ओशंस में चला जाएगा. लेकिन हम सब लोग अगर अपने घर में एक बड़ा पिट, एक गड्ढा बनाकर और उस रेन वाटर को कंजर्व करें ताकि वो सॉइल में चला जाए, सो वी कैन कंजर्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से एक टिपिकल डिज़ाइन होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का. बिल्डिंग में पाइप्स लगे होते हैं और एक जगह फिर एक डीप वेल कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, जिससे वो सारा पानी ज़मीन के अंदर चला जाए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो दिस वाज अबाउट द फंडामेंटल थिंग्स related to water. You can see that entire setup of rainwater harvesting and harvesters over here. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं. ये धीरे धीरे जो वाटर टेबल है उसको इंक्रीज़ करने में मदद करता है ताकि जो नॉन रेनी सीजन्स हैं उस टाइम पर हमें आसानी से पानी मिल सके. सो वी विल लर्न मोर अबाउट दिस. हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में और बात करेंगे. स्पेशली वी विल लुक एट हाउ द वाटर पोल्यूशन हैपन्स एंड व्हाट आर द इल इफेक्ट्स, हार्म्स क्या हैं इस चीज़ के. बट वी विल डू दैट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. So welcome back after the short break. We were talking about hydrosphere and water conservation strategies in the chapter number 5 about natural sources. So we have talked about what is conservation of water and rainwater harvesting. हमने इसकी बात की.
अब हम आगे चलते हैं। अगर अगले पेज पर जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कि वाटर मैनेजमेंट की कई सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, किस तरह से ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट किया जा सकता है। सो यू विल सी हियर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑफ वाटर मैनेजमेंट। द फर्स्ट थिंग इज, जो वाटर मैनेजमेंट में जरूरी है, वी शुड अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर, wastage of fresh water, because that is limited, not the entire water, but fresh water is limited. So rainwater harvesting was one of the thing. Then second thing, we should avoid polluting the water by various agents. Now just like air pollution, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था इस चैप्टर के, कि एयर पोल्यूशन से एयर के अंदर कंटामिनेंट्स जाते हैं, एयर की क्वालिटी खराब होती है, ऐसे ही वाटर में अगर अनवांटेड चीज़ें चली जाएंगी, that will be called as water pollution. Now in this diagram they have beautifully illustrated, यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वाटर पोल्यूशन कर सकती हैं, क्या क्या चीज़ें पानी में चली जाएंगी तो पॉल्यूटेड हो जाएगा वाटर. सो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स लाइक रेडियो एक्टिव वेस्ट, even high temperature silt or organic waste, mineral oils, herbicides, pesticides, industry waste and domestic waste. मतलब घरेलू वेस्ट भी होता है. Every day we take bath and we wash our clothes. There is a washing of utensils in the kitchen. So where does all that water go? वो सारा पानी कहाँ जाता है? अगर आप देखेंगे तो सब का एक डिस्पोजल होता है, सीवेज सिस्टम होता है. तो अर्बन एरियाज़ में सीवेज सिस्टम और रूरल एरियाज़ में एक ड्रेनेज सिस्टम होता है. अगर आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, सो दैट इवेंचुअली गोज इनटू अ लार्जर कैनाल and finally it is dumped either into rivers or into ponds or large water bodies. तो हर दिन बड़े बड़े शहरों में, रूरल एरियाज़ में, सब जगह जितना भी वेस्ट वाटर है वो सब फ्रेश वाटर बॉडीज़ में जा रहा होता है. कई सौ सालों तक हमें इस बात से चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन कम थी. So the degree of wastage was less. Now when the population has increased to great extent, this pollution of water has also become a big problem. You will barely find fresh water in any of the major rivers in our country because a lot of industries and lot of household waste, all that goes into rivers. So that is barely palatable. You cannot just go down into Yamuna River in Delhi and take a glass of water and drink it. Probably you will die because of infections. That is too much polluted. So how to prevent this? Governments and various agencies are taking strict measures to prevent this pollution. इस pollution को कम करने के लिए बहुत सारी measures ली जाती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे. तो कुछ चीज़ें हैं जो वाटर को हम कंजर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इंटीग्रेटेड वाटर शेड प्लान बना सकते हैं इरिगेशन और ड्रिंकिंग के लिए. फ्लड कंट्रोल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि जब फ्लड्स आए तो उस टाइम पर पानी को कंजर्व किया जा सके, वो वेस्ट ना हो जाए. सरप्लस वाटर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय इंटरकनेक्टिंग रिवर्स. दैट इज़ अ वेरी मेजर प्लान ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. देन आइडेंटिफाई द ओवर एक्सप्लॉयटेड एरियाज़ ऑफ फ्रेश वाटर. ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना जो ओवर एक्सप्लॉयटेड है, जहाँ ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर सप्लाई करना प्रॉपर वाटर की. एंड रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स and to avoid the wastage. Also, how to handle this pollution? Water pollution has also to be handled क्योंकि ये destroy करता है fresh water को. So there are bioremediation techniques, chemical remediation techniques. ये जो पानी है, polluted water है, ये सीधे रिवर्स में ना रिलीज करके इसको एक पहले प्लांट के थ्रू भेजा जाता है. उस प्लांट में सारा वेस्ट रिमूव किया जाता है and that is treated with microorganisms or radiations so that it becomes less dangerous or less polluting to these freshwater bodies. So this is how we can prevent or we can conserve water resources. इस तरह से हम water resources को conserve कर सकते हैं. Let's move ahead. हम आगे चलते हैं और हम further बात करते हैं water pollution की. आपने water pollution कई जगह देखा होगा लोग किस तरह से कई बार अपने घर का कूड़ा भी पानी में फेंक देते हैं. कई बार जो पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है, उसकी चीज़ें भी पानी में फेंक दी जाती हैं. So, I mean, in any form, the water pollution is its destruction or destruction of natural resource. So, you should avoid as educated person. That's why these things are being taught to you. You should be aware about what is water pollution, how it looks like, and what are its dangers. आगे चलकर इसके क्या नुकसान होने वाले हैं. All these things you should know.
पिछले चैप्टर में आपने खुद देखा था कि वाटर बॉर्न डिजीजेस भी होती हैं बहुत सारी. सो इफ वाटर इज ऑलरेडी पॉल्यूटेड इट विल बी अ होम फॉर several microorganisms and that water can result in diseases across the areas where this is consumed. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें वाटर पोल्यूशन से फाइट करने के तरीके ढूंढने चाहिए. यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे तो इसमें कैटेगरीज भी दी हुई हैं कि वाटर के अंदर जो पोल्यूशन होता है वो किन किन चीज़ों से किस कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. सो यू कैन सी हियर दैट वाटर पोल्यूशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि फिजिकल वाटर पोल्यूशन जिसमें फिजिकल पॉल्यूटेंट्स ऐड किए जाते हैं. सेकेंड वन इज केमिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स. सो फिजिकल पॉल्यूटेंट बेसिकली इट इंक्लूड्स द फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक पानी में गर्म पानी आपने मिक्स करके भेज दिया, किसी इंडस्ट्री में कहीं बॉयलर है वहाँ पानी गर्म हो रहा है और रिवर में वो सारा गर्म पानी चला गया, तो आप सोचेंगे इसमें क्या पॉल्यूशन है, पानी का टेम्परेचर ही तो बढ़ा हुआ है. But there is harm. Every organism or normal flora of a river or water body will depend upon temperature of that water body. तो अगर उसमें लगातार गर्म पानी जाएगा तो वहाँ के बैक्टीरिया, वहाँ के माइक्रोब्स, वहाँ की जो लाइफ फॉर्म्स हैं सारी बदल जाएंगी. They will adapt or they will change. So a change in the flora and fauna of the water can change the entire ecosystem and can cause changes in the abilities of that water to be drink or to be drunk or not. उस सब चीज़ों में उस पर फ़र्क पड़ेगा. तो कहने का मतलब ये है कि न केवल केमिकल्स और हार्मफुल चीज़ें ही पानी को पॉल्यूट कर सकती हैं, इवन altered temperature of water will be considered as a pollutant. That is called a physical water pollutant. Then chemicals, of course, you know, there are variety of chemicals. खेतों में बहुत टाइम पेस्टिसाइड्स स्प्रे किए जाते हैं, केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं क्रॉप्स में, तो वो दे आर नॉट लिमिटेड टू द फील्ड्स. जब बारिश होती है तो वो वहाँ से बह के किसी पॉन्ड में चले जाते हैं, किसी रिवर में चले जाते हैं. सो दीज पॉल्यूटेंट्स इवेंचुअली गो इन वाटर बॉडीज. सो मेजर्स हैव टू बी टेकन टू प्रिवेंट दैट. उसको रोकने के लिए मेजर्स करने चाहिए. एंड फाइनली देयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉल्ड बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूशन. Means not only these chemical and physical agents will pollute water, but there can be sometimes microbes which can suddenly grow in water. कभी कभी algal blooms आ जाती हैं, बहुत तेजी से algae grow होने लगती है. Even बड़े plants भी, आपने water hyacinth देखा होगा, जो जलकुंभी जिसे कहते हैं, that also grows in water and that is also a kind of pollutant. वो भी पानी को pollute करती है. So there are lot of other biological agents also which can cause pollution in water, जो पानी को pollute कर सकते हैं. And mostly if we talk about from where these pollutants come, ये pollutant ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? So a major source is sewage. Sewage means what we excrete out every day. हर दिन जो हमारे घरों से गंदा पानी जाता है, that includes excretory material, that includes kitchen waste and the waste of washing clothes and bathing. All these things is called as sewage waste. That is the primary component of pollutant as in water. Then industrial waste, industries से निकलने वाला जो harmful effluents है, sometimes synthetic soaps, detergents, dyes, ये सारी चीज़ें क्या हैं? They all are considered as pollutants. That further includes field से आने वाले pollutants हैं, fertilizers, pesticides हो गए, petroleum, solid particles भी हैं, and a lot of other thermal pollutants such as hot water or cold waters. एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात समझाई गई है, दैट इज पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो वाटर पोल्यूशन में पॉइंट सोर्सेज का क्या मतलब है, नॉन पॉइंट सोर्सेज का क्या मतलब है, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं. These sources have a specific location for discharge of water and directly into water bodies. Therefore, sources are located near water bodies, जैसे कि factories, power plants, breweries, underground coal mines, oil wells. It is always easy to treat pollution coming out of the point sources before they discharge into the nearby water bodies. तो point source ऐसे होते हैं जिनका पता होता है, हमें फिक्स्ड है कि ये इंडस्ट्री है, पानी के किनारे लगी हुई है, इसका एफ्लुएंट जो है एक रास्ते से आ रहा है, तो आप उस रास्ते को ब्लॉक करके वहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हो और उस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो. लेकिन नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या है? These are scattered and they do not have a specific location. For example, runoff from fields. अब खेतों से जो पानी बह के आ रहा है वो ऐसा तो है नहीं एक खेत से आ रहा है उसी में पेस्टिसाइड्स डालिए, वो बहुत बड़े एरिया, हज़ारों हेक्टेयर के एरिया में फील्ड्स हैं,
सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन पॉइंट सोर्सेस, एंड नॉन पॉइंट सोर्सेस से पॉल्यूशन को कंट्रोल करना काफ़ी टफ होता है. सो दीज आर द थिंग्स यू अंडरस्टूड इन दिस चैप्टर. फाइनली आई विल कॉमेंट दैट just like air pollution had ill effects on human health, water pollution also has ill effect on human health. गंदा पानी पीने से बीमारियां हो सकती हैं. There are a lot of pathogens which remain harbored in these dirty waters. There can be disturbance to ecological balance. Ecological balance खराब हो सकता है. वाटर बॉडीज में जो अगर पॉल्यूशन होगा तो वाटर का जो बेसिक कंपोजिशन है उसके ख़त्म होने से कई सारी स्पीशीज़ पर फर्क पड़ सकता है, वो मर सकती हैं. There is a term that is called biological oxygen demand or BOD that changes when pollution happens, and that's why ecosystem is always fluctuated. Then there can also be destruction of useful microbes. ऐसा नहीं है कि पानी में सिर्फ harmful microbe ही रहते हैं, पानी में कभी कभी useful microbe भी रहते हैं, और अगर pollution होता है तो वो useful microbes destroy हो जाते हैं. So that can also affect the quality of water. ये सारी चीज़ें पानी की quality को affect करती हैं. So this is where we will end here with two more points, that is eutrophication and biomagnification. तो वाटर पॉल्यूशन जब इकोलॉजिकल बैलेंस को ख़राब करता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड चेंज हो जाती है, तो कभी कभी पानी में एल्गल ब्लूम्स, अचानक से बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो होने लगती है. आपने देखा होगा कभी तालाब पूरे जो हैं ग्रीन हो जाते हैं एल्गी से, बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो होने लगती है. सो दैट फिनोमेना ऑफ सडन ग्रोथ ऑफ एल्गी ड्यू टू द चेंज इन न्यूट्रिशनल लेवल इज कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम. ऐसे ही बायोमैग्निफिकेशन एक टर्म है. जब कोई पेस्टिसाइड कहीं आपने फील्ड्स में डाली और वो रन ऑफ वाटर में गई, तो फिश विल कंज्यूम दैट पेस्टिसाइड, देन बिगर फिश विल कंज्यूम दैट पेस्टिसाइड. सो ग्रेजुअली एज यू असेंड इन द फूड चेन, द टॉप कंज्यूमर हैज़ द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पेस्टिसाइड और अ केमिकल. इट इज़ कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन. इसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. यानी कि अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहे हैं दैट हैज़ कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर पेस्टिसाइड्स वर प्रेजेंट, so if you are a top consumer, you will have the highest concentration of that pesticide. So that is something of concern. ये सारी चीज़ें हमारे concern की हैं, and that's why we are studying about all these pollutions and all these things. So I end this chapter here. इस topic को हम यही end करते हैं. We learned in this video about water as a natural resource, hydrosphere, distribution of water across the globe. हमने बात की कि कहाँ कहाँ कितना पानी है, what is the amount of water that is available as drinking water, and why it is important to conserve drinking water. Then we also talked about water pollution, its types, कैसे water pollution होता है, इसके कौन कौन से component हैं, and what are the ill effects of water pollution on human health. So that's all in this video. I hope you have enjoyed and you are continuing your reading of this book. आपको इस वीडियो की मदद से, इन सारे वीडियोस की मदद से इस बुक को समझने में मदद मिल रही होगी. So stay connected with us, keep watching and share the information with your friends. Thank you very much. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.